नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने छत्तीसगढ़ का मई महीने का साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का, फरवरी का छत्तीसगढ़ का मंथली करंट अफेयर्स, मार्च का मैं आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का करवाया हूँ और जब मार्च महीना ख़त्म हुआ तो मंथली करंट अफेयर्स भी आपको करवाया हूँ। वैसे ही अप्रैल का मैं आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स करवाया हूँ और जब अप्रैल महीना ख़त्म हुआ तो मैं आपको मासिक करंट अफेयर्स भी करवाया हूँ। सबका पीडीएफ मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर डाला हूँ। सेम चीज़ मैं इंडिया के लिए किया हूँ। इंडिया का जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स, मार्च का साप्ताहिक और मंथली दोनों, अप्रैल का साप्ताहिक और मंथली दोनों मैं इसी चैनल पर अपलोड किया हूँ। अब हम लोग मई महीना आ गया तो मई महीने का हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स देख रहे हैं। जैसे मई महीना ख़त्म होगा हम लोग मई महीने का मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे। ऐसे ही जब मई महीना ख़त्म होगा उसके बाद जून जुलाई हम लोग एडीआई एडीओ आपका सीजीपीएससी तक ऐसे ही आपका साल भर करंट अफेयर्स चलते रहेगा। आप ज़रूर देखिए। कई बच्चे लास्ट में तैयारी करते हैं और लास्ट में आपको मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट में इतना प्रेशर रहता है कि करंट अफेयर्स कभी भी याद नहीं होता। लास्ट में आपको अपने मेन जो जो सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं उसमें फोकस करना चाहिए। कई बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, कई बार करंट अफेयर्स बहुत कम नंबर का आता है, तो उसमें उस पे फोकस आपको जो ज़्यादा नंबर का आ रहा है आखिरी आखिरी में उसमें आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, जो मई का करंट अफेयर्स है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है ये है एमसीक्यू फॉर्मेट पर रहेगा। आपका एमसीक्यू फॉर्मेट पर रहेगा। पहले आपका क्वेश्चंस रहेगा, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये जो फॉर्मेट है ये बाईलैंग्वेज होगा आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों की, ताकि इंग्लिश वालों को भी कोई इशू ना आ जाए। चलिए, जितना भी मई से इंपॉर्टेंट इवेंट है, मई महीने के इंपॉर्टेंट इवेंट, उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मई महीने में है ना, पहला क्वेश्चन, माओवादी के विरुद्ध हाल ही में शुरू किए गए नक्सल विरोधी अभियान का नया नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड एंटी नक्सल कैंपेन अगेंस्ट माओइस्ट? है ना, इसका क्या आंसर है? क्या ऑपरेशन सिंदूर है? क्या ऑपरेशन कगार है? क्या ऑपरेशन टिक्का है? ये क्या ऑपरेशन या ऑपरेशन संकल्प है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑपरेशन कगार। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर आप न्यूज़पेपर दे पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर के हर कॉलम में लिखा गया है जो माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में, वो है ऑपरेशन संकल्प। लेकिन कल ही हमारे उप सीएम का क्या आया है, एक वीडियो आया है। उस वीडियो में विजय शर्मा जी ने साफ साफ बताया है, देखिए मैं इसलिए उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आया हूं क्योंकि हर न्यूज़ में बता रहा है कि ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। अगर आप YouTube में भी सर्च मारेंगे तो YouTube में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, लेकिन कल साफ साफ आपका विजय शर्मा जी क्लियर कर रहे हैं कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि ऑपरेशन संकल्प नाम का कोई भी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन संकल्प, पता नहीं ये नाम कहां से आया। ये वही हुआ, एक अफवाह जो फैलती है ना, उस अफवाह के तहत एक न्यूज़पेपर छापा, फिर दूसरा छापा, फिर तीसरा छापा, ऐसे ये अफवाह हर जगह फैल गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन संकल्प नाम का कोई ऑपरेशन नहीं है। तो ये ऑपरेशन क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में कोरेगुट्टा के पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा है वह ऑपरेशन है ऑपरेशन कगार। अब आपको एक वो होगा डाउट कि आपको कैसे पता कि ऑपरेशन कगार चल रहा है अगर न्यूज़पेपर भी सही नहीं छाप रहे हैं? भाई, न्यूज़पेपर सही नहीं छापेंगे, लेकिन जो ये तो छत्तीसगढ़ के न्यूज़पेपर है, नई दुनिया, ये सब चीज़ जो इंडिया लेवल के न्यूज़पेपर हैं वो शायद ना गलत छापे। इंडिया लेवल के न्यूज़पेपर देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, इंडिया लेवल का एक साइट है, क्या है ये? newsonair.gov.in। newsonair.gov.in साफ साफ बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है भैया, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ये चल रहा है ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार चल रहा है ना, ऑपरेशन कगार। जो ऑपरेशन कगार चल रहा है यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में चल रहा है। इसमें भी पॉलिटिक्स चल रहा है। तेलंगाना का सीएम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई तुम ट्राइबल्स लोगों को मार दोगे, इसमें ट्राइबल्स लोग मर जाएंगे, इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा खतरनाक ऑपरेशन। और हमारा सरकार जो ये बीजेपी की सरकार है वो उसको फॉलो कर रहा है, वो मतलब वो उसको ऑपरेशन कगार को चला रहा है। ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स पे हमको जाना नहीं है। आप
एज ए एस्पिरेंट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कभी भी पॉलिटिक्स में मत घुसेगा, कभी भी पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में नहीं, आपका काम है आप अपनी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये जो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्यों वॉर हो रहा है, क्या क्या उसमें काम हो रहा है, कैसे हुआ। रोज कई मैं देख रहा हूँ, कई बच्चे दिन भर अब वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर ही देख रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के इंडिया पाकिस्तान का वॉर यूट्यूब में देख रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग फालतू फालतू फेक न्यूज़ फैलाए हैं, फालतू फालतू थंबनेल डाल रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा खत्म हो गया, पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो गया, और फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर उसी को न्यूज़ को देख रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, आप अपने एग्जाम पर, एडीओ एग्जाम, एडीआई एग्जाम, जो भी आगे नॉन स्टॉप जो एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आपका आबकारी आरक्षक का एग्जाम आ रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे भी आएंगे अभी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी दिनेश मिरानिया जी को राज्य सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? How much financial assistance was provided by the state government to Dinesh Manania, a resident of Raipur, Chhattisgarh, who lost his life in Pahalgam terror attack? आपको तो पता है पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, ठीक है। पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके तहत अब क्या इंडिया जवाब दे रहा है? इंडिया जवाब एज ए ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है ना। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहुत सारे ठिकानों पर इंडिया अटैक किया है। आपको सिर्फ इतना ही एज ए एस्पिरेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए। देखिए जो इसके बारे में डिटेल है, जब इंडिया का करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा उसमें मैं जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि S-400 क्या है, कौन कौन सा मिसाइल यूज किया गया है ना, ये सब, इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कैसी है, इंडिया डिफेंस में पूरे दुनिया में कौन से नंबर पे है, ये सब मैं कल संडे को करंट अफेयर्स आता है 7:30 बजे, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उससे इस बार क्वेश्चंस आने की संभावना है। मैं 10 साल का पेपर अभी तक देखा हूं, कभी भी डिफेंस से पेपर नहीं आया है, क्वेश्चन नहीं आया है। डिफेंस से क्वेश्चन नहीं आता था, क्यों? क्योंकि कभी भी वॉर नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान की, कोई इंडिया एक्टिवली किसी वॉर में एंगेज नहीं हुआ था। अभी भी वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। ऑफिशियली आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वॉर ऑफिशियली इंडिया में कौन डिक्लेयर करता है, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारा देश वॉर पर है, ठीक है। तो ऑफिशियली अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया का बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट की बात आ रही है, बहुत सारे फाइटर जेट की बात आ रही है, तो क्वेश्चन उससे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसका सारा चीज मैं इंडिया के करंट अफेयर्स में डील करूंगा। चलिए इसका जो आंसर है इसका आंसर है 20 लाख, ठीक है। दिनेश जी के परिवार को जो हमारी छत्तीसगढ़ है वो आर्थिक सहायता दी है 20 लाख रुपए का। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हर जगह ये पहलगाम टेरर अटैक है, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है। मिरानिया परिवार को आर्थिक सहायता, कितना सहायता मिला भैया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से 20 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city of Chhattisgarh was involved in the mock drill of ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर की मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल हुआ? तो देखिए आपको तो पता है, फिर से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आप न्यूज़ में कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जहां पर हमारा जो देश है एक काबिल देश है, वो सिर्फ एक जिम्मेदार देश है, वो सिर्फ कहां अटैक किया है? ये पाकिस्तानियां, ये आतंकवादी लोग ये सिविलियंस पर अटैक किए थे। हमारा जो एक जिम्मेदार देश है वो सिर्फ पाकिस्तानी के, आपका जो पाकिस्तानी का जहां पे आपका आतंकवादी थे, पाकिस्तानी आतंकवादी, उनके ठिकानों पर अटैक किया है, वो किसी सिविलियंस पर अटैक नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि हमारा एक जिम्मेदार देश है, हमारा देश ऐसा फालतू काम नहीं करता कि किसी सिविलियंस पर अटैक करे, ठीक है। वो सिविलियंस पर अटैक नहीं किया है, वो सिर्फ जहां पर आतंकी ठिकाने थे वहीं वो अटैक किया है। इससे पहले भी जब आपका पाकिस्तानी आतंकी हमारे देश में अटैक किए थे, जैसे मुंबई का अटैक हुआ था, ताज होटल का अटैक हुआ था, वहां जहां उन लोगों का प्लानिंग हुआ था, आतंकी लोग जहां वो प्लानिंग किए थे, जहां रहते थे, वही जगह सिर्फ भारत अटैक किया है। आप न्यूज पर देख रहे होंगे कि पूरा पाकिस्तान तबाह, ठीक है, यूट्यूब में देख रहे होंगे, न्यूज पर देख रहे होंगे, रावलपिंडी पर अटैक हुआ, जहां पे पाकिस्तान का पीएम है उसके पर अटैक हुआ, ये सब फेक न्यूज है। अभी क्या हो रहा है, इस न्यूज के कारण
कई यूट्यूबर व्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये गलत गलत फेक न्यूज़ छाप रहे हैं। उस फेक न्यूज़ से बचिए। पाकिस्तान खुद एक फेक न्यूज़ छाप रहा है, यहाँ पर भी इंडिया में बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ छाप रहे हैं कि आप व्यू में टच करेंगे उन लोग का पैसा बढ़ेगा, और असली में ये न्यूज़ रहेगा ही नहीं। अगर आपको कोई भी न्यूज़ देखना है तो PIB फैक्ट चेक होता है। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इंडिया का साइट है जिसमें इंडिया कोई भी काम करता है ना, कोई भी काम, कोई मिसाइल डाल रहा है पाकिस्तान पर, कोई भी जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अपडेट होता है ये PIB में अपडेट होता है, ठीक है। और कोई भी फेक न्यूज़ होता है वो भी PIB में बताते हैं कि ये सब फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, उस पर फोकस मत कीजिए। तो अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पढ़ना है तो आप PIB इंडिया से ही पढ़िए, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है दुर्ग शहर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर की मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है भैया? दुर्ग शहर है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल ये होता है कि हमको सिखाया जाता है कि समझ लीजिए इन केस दुर्ग शहर में अटैक हुआ तो वहां के नागरिकों को कैसे बिहेव करना है। जैसे बम आया तो जमीन पर लेट जाना है, अपना सिर ढक के जमीन पर लेट जाना है, ये सब चीज़ उनको सिखाया जाता है। क्योंकि जब अटैक होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, S-400 है, हम लोग बस सुदर्शन 400 है। मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो मॉक ड्रिल हमारे देशवासियों को सिखाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के लोगों को सिखाया गया कि कैसे आपको अगर अटैक होता है तो आपको बचना है। अब दुर्ग शहर में क्यों ये मॉक ड्रिल हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात है दुर्ग शहर पर है आपका BSP, ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो दुर्ग शहर चूज किया गया, भिलाई स्टील प्लांट है दुर्ग शहर पे, है ना। और आपको इस मॉक ड्रिल के तहत सब कुछ जो भी आपको वॉर के समय अगर आपके शहर में अटैक होता है तो वॉर के समय आपको कैसे बिहेव करना चाहिए वो सब सिखाया जाता है ना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्या है भैया? दुर्ग शहर में ब्लैकआउट अभ्यास। अब ये ब्लैकआउट क्या है? पूरा शहर में ना लाइट बुझा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब अटैक होगा तो वो क्या किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल पे चल गया तो पूरा शहरी की लाइट चली गई। तो आपको अंधेरे में कैसे रहना है, कैसे आपको अपने आप को सेव करना है, अपने परिवार को सेव करना है। तो दुर्ग शहर में ब्लैकआउट अभ्यास। भारत और पाकिस्तान युद्ध की संभावना को देखते हुए दुर्ग शहर में क्या हुआ है? ब्लैकआउट अभ्यास हुआ है। देश के 244 शहरों में यह अभ्यास हुआ है जिसमें दुर्ग शहर भी शामिल है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस शहर में, छत्तीसगढ़ में कि किस शहर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल हुई थी। तो कौन सा शहर था भैया? दुर्ग शहर, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे किसी शहर पर अटैक हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आपका डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400 या सुदर्शन 400। कृष्ण जी का सुदर्शन उसके नाम से है ये S-400। अब ये S-400 क्या होता है? इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि इसका नाम बार बार आ रहा है, ठीक है। एक आकाश डिफेंस मिसाइल का नाम आ रहा है और एक S-400 का नाम आ रहा है। ये S-400 क्या है? ये सरफेस टू एयर आपका मिसाइल है, डिफेंस मिसाइल है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि क्या पता थोड़ा सा डिटेल में अगर क्वेश्चन आपका डीप में पूछने की कोशिश किया। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना व्यापम का जो अभी एग्जाम हुआ था आपका हॉस्टल वार्डन, उसमें चीजें ना थोड़ा डीप में पूछी थी, ठीक है। तो क्या पता इसमें भी थोड़ा सा डीप में पूछ दिया। तो आपको S-400 के बारे में जाना जरूरी है। देखिए YouTube में ना बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लिखा गया है पाकिस्तान तबाह कर दिए, ये सब फेक न्यूज़ है। आपको जो एज ए एस्पिरेंट आपको अभी ये सब चीज़ से बचना है। आपका दिमाग जाएगा यार कि देख लूँ कि क्या हो गया आगे आगे, लेकिन एज ए एस्पिरेंट आपको सिर्फ अभी एग्जाम बहुत पास है। एडीओ का एग्जाम बहुत पास है, एडीए का एग्जाम भी बहुत कंपैरेटिवली बहुत पास है। आपके पास गिन के 45 दिन भी बचा है एडीओ एग्जाम के लिए। तो आपको ये सब चीज़ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आ सकता है ऑपरेशन सिंदूर का, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये S-400, ये थोड़ा सा काम कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूं। समझ लीजिए ये जो है ये दुश्मन का आपका प्लेन आ रहा है, ये लड़ाकू प्लेन है जो जाके कहीं पे जाके बम गिराने वाला है। तो S-400 एक्टिवेट हो जाता है, उसका रेडार रहता है। अगर उसके रेडार में आया 400 किलोमीटर के रेडार में अगर ये आ गया एरोप्लेन, मतलब 400 किलोमीटर दूर, समझ रहे आप, 400 किलोमीटर के रेडार में ये एरोप्लेन आया तो ये क्या कर देगा, ये सीधे जाकर ये एक मिसाइल छोड़ेगा और ये मिसाइल जाकर इसके दाग देगा और ये आपका ये लड़ाकू विमान वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान ना भारत के 15 शहरों पर मिसाइल अटैक किया था। 15 के 15 शहरों पर ना ये S-400 हम लोग को बचाया है। S-400 तो S-400 क्या है ये आप समझ गए,
ठीक है। सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में एक क्या है, ये आपका मिसाइल सिस्टम है जो हवा में आने वाली जितना भी कोई लड़ाकू विमान है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई ड्रोन है, सबको ये समाप्त कर देता है। सेकेंड चीज, क्या ये S-400 हम लोग बनाए हैं? नहीं, ये जो S-400 है हम लोग रशिया से लिए थे S-400। तो ध्यान दीजिएगा, रशिया है एक हमारा इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भिलाई स्टील प्लांट को बनाने में कौन सा देश मदद किया था? ठीक है, रशिया हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, तो रशिया ही हमको S-400 दिया था। ठीक है, S-400 कोई भी जो मिसाइल है, चाहे वो आपका स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान से आ सकता है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, कुछ भी चीज आया ड्रोन के तहत, वो लोग बम वो भेज रहे हैं पाकिस्तान वाले इंडिया में, और S-400 आता है जाके उसको मिसाइल से दाके खत्म कर देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, S-400 का नाम आपको पता होना चाहिए। S-400 और दूसरा आकाश ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी सेम S-400 जैसा काम करता है, लेकिन वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिसेंटली टेकन द चार्ज एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के से अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने है वो? कौन है भैया? वो है आपका यशवंत कुमार। आप मुझे कमेंट में बताइए कि यशवंत कुमार से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ का कौन था या कौन थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर रखी गई? एट विच प्लेस इन छत्तीसगढ़ वॉज द फाउंडेशन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क लेड? तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज पर ध्यान दीजिए कि ये देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपका डेटा सेंटर है। तो जब देश का पहला हो जाता है तो अभी छत्तीसगढ़ में देश का पहला चीज आता है तो वो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। आज से आगे जितने भी आगामी कोई ना कोई एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, देश का पहला है। ठीक है, ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आजकल हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके व्हाट्सएप से लेकर आपके इंस्टाग्राम में आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना डिमांड में है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होता है तो जरूर एग्जाम में आता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी लास्ट 3-4 साल का देख रहा था, तो 3-4 साल में नॉन स्टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कोई रोबोट बना है तो वो पूछा गया है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हमारे ग्रामीण लोगों को मदद कर रहा है तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हमारे छत्तीसगढ़ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क बना है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो कहाँ बना है? वो बना है नवा रायपुर में, नवा रायपुर के सेक्टर 22 में बना है। ठीक है, नवा रायपुर के सेक्टर 22 में बना है। हमारा जो नया रायपुर है ये देश का 4था नंबर का प्लान्ड सिटी है। ठीक है, सब कुछ प्लान करके कि कौन चीज कहां पर होगा, कहां पे आपका मंत्रालय होगा, ठीक है, कहां पे आपका निर्देशालय होगा, कहां पे आपका पुल होगा, कहां पे आपका पहाड़ होगा, सब कुछ प्लान करके बनाया गया है। बाकी जो शहर है वह प्लान करके नहीं बनाया गया था। तो ये जो हमारा नया रायपुर है ये एक प्लान्ड सिटी है। ठीक है, देखिए ये जो चीज हुआ, ये जो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क है, इस पर मुख्यमंत्री जी ने हम अपने इंस्टाग्राम में 1 2 3 4 5 नहीं 6 पोस्ट डाले हैं। 6 पोस्ट इसके बारे में डाले हैं। तो सोचिए मुख्यमंत्री जी भी इस पर कितना फोकस कर रहे हैं। तो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहां बन रहा है बॉस? सबसे बड़ी बात, नया रायपुर में बन रहा है। नया रायपुर में बन रहा है, इससे हमको फायदा क्या होगा? इससे फायदा तो गिन नहीं सकते उतना होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है जो हमारी सरकार जिस पर फोकस कर रही है, मैं बार बार इतने दिन से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कि सरकार इस चीज पे बड़ा फोकस कर रही है। इस परियोजना के जरिए सरकार इसके जरिए लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार तैयार होगा। मतलब आपका 500 डायरेक्ट और 1500 इनडायरेक्ट आपका जॉब क्रिएशन होगा।
क्यों? जॉब क्रिएशन पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, नए नए लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में बुला रही है, नए नए आपका जो अलग अलग उद्योगपति है उनको बुला रही है कि आइए हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा भैया, छत्तीसगढ़ में जब वो इन्वेस्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ में जब वो फैक्ट्री डालेंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा। छत्तीसगढ़ में अब आईटी सेक्टर भी बन रहा है, छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल हब भी बन रहा है। जैसे ये सब बनने लगेगा तो धीरे धीरे जो हमारे स्टेट के जो युवा थे, जो बेंगलोर में, पुणे में, आईटी सेक्टर हैदराबाद में जाते थे, अब वो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ही रहेंगे। ठीक है, तो इस पे सरकार बहुत फोकस कर रहा है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक है, नवा रायपुर में 3 मई 2025 को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है ना। तो प्रश्न यही आ सकता है कि कब नींव रखी गई? 3 मई को। सेकंड, कहां पर है ये? आपका सेक्टर 22 रायपुर में। थर्ड, किसने नींव रखी? विशु देसाई ने रखी। फोर्थ, कितने इसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल है इसका 13.5 एकड़ में, जिसमें 13.5 एकड़ में 2.7 एकड़ जो है ना वो SEZ होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले हमारी जो संस्था है भैया, आपके लिए स्पेशली आप एग्जाम को फोकस करते हुए, इस साल आपका अभी एडीओ एग्जाम है, एडीआई एग्जाम है, अमीन पटवारी है, आप कार्य निरीक्षक है, अब तो अभी ये इंजीनियर वालों का भी एग्जाम आया है, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ पूछता है। ठीक है, तो उस पर फोकस करते हुए इकोनॉमिक सर्वे का एक MCQ बुक लेके आई है। ये सिर्फ MCQ बुक नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर व्याख्याता है। आप क्या होता है, प्रॉब्लम इशू होती कहां पर है, जब आप सिर्फ पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे बुक से, और क्या होता है कि उसमें डेटा रहता है खतरनाक टाइप का। कैसे डेटा रहता है इकोनॉमिक सर्वे में? जैसे कि एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? 16.80। ठीक है, एग्रीकल्चर का योगदान। आपका कृषि का सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? 35.30। ठीक है, आपका उसका क्या कहते हैं, इंडस्ट्री का योगदान कितना है? 47.90। ये अभी आपको याद है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा 16.80, 16.81, 16.82, 16.83। आपका दिमाग हो जाएगा हलवा। उस टाइम लगता है यार 80 था कि 81 था कि 82 था। तो इसीलिए MCQ सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि कहां पर आप फंस रहे हो। इसीलिए हमारी संस्था इसी को फोकस करते हुए प्रॉपर एक क्या लेके आई है, एक MCQ बुक लेकर आई है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। ये बुक आपका अभी से लेकर जब तक अगला इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता, अगले फरवरी तक जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका CGPSC ही एग्जाम क्यों ना हो, ये इकोनॉमिक सर्वे एकदम रामबाण है। सारा क्वेश्चन, अभी बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, 8 क्वेश्चन इसी बुक से फंसा है। अगर आपको विश्वास नहीं है, जाइए CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में सर ने खुद डाला है कि 8 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसी बुक से छपा था। उस टाइम तो बुक आया भी था मार्केट में, तभी भी सेम क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस बुक आपका इकोनॉमिक सर्वे से, सर ने सब क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, अमरदीप सर बनाए हैं ये बुक को। ठीक है, चलिए अगर आपको ये बुक लेना है तो आप इस नंबर पर, कौन सा नंबर है भैया, ये नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। ये जो नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल लगाइए। ठीक है, ये बुक कैसा है थोड़ा सा देख लीजिए आप। इस बुक में ना प्रॉपर आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, एक प्रॉपर क्वेश्चन है, फिर आपका टेबल बनाकर डेटा दिया हुआ है, टेबल बनाकर प्रॉपर की सबसे ज्यादा कहाँ है, उसके बाद किस जिले में, उसके बाद किस जिले में, जो ये डेटा है ना, एक प्रॉपर बनाकर एक टेबल में आपको डेटा दिया गया है कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं पढ़े हैं कभी, सीधे ये बुक उठाइए, उसका MCQ सॉल्व कीजिए, इस डेटा को रटिए, काफी है, मोर देन इनफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी संस्था आपके लिए कोर्स लेकर आई है। अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ का भी कोर्स है, प्रॉपर आपका अभी भी कोर्स चल रहा है। आपको सब कुछ वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप एडीआई की तैयारी कर रहे हैं तो एडीआई का कोर्स चल रहा है। अगर आप बाकी सब जितने भी व्यापक एग्जाम है, आपका ये अमीन पटवारी है, ठीक है, अभी ये क्या आबकारी आरक्षक आ चुका है वो है, और आपका ये एडीओ भी, एडीओ का जितने भी एग्जाम है, अगर आप सबकी एग्जाम की तैयारी करें, मतलब व्यापम के कैलेंडर में जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट है समग्र बैच। कुछ 4000 आपको देना है, और जितने भी कैलेंडर में जितने भी एग्जाम है, मतलब जितने भी एग्जाम इस साल के कैलेंडर में है, सब एग्जाम का आपको प्रॉपर लाइव लेक्चर मिलेगा, प्रॉपर आपको PDF मिलेगा, प्रॉपर आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, और आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ 400 पोस्ट आया है, तो उसका भी पूरा लेक्चर आपको
आपको अगर आप चाहे रिकॉर्डर तो रिकॉर्डर, अगर आप चाहेंगे लाइव तो लाइव लेक्चर आपको मिलेगा इस समग्र बैच में। ठीक है, अगर आप सब कुछ की तैयारी कर चुके हो, आपको टेस्ट देना है, तो एडीआई का टेस्ट चालू हुआ है, कल से चालू है ना। एडीआई का टेस्ट, आपका एडीईओ का टेस्ट अभी भी चल रहा है, ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट दोनों चल रहा है। अगर आपको ऑफलाइन अटेंड करना है तो रायपुर सेंटर में आइए, 799 में बैठिए और टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन अटेंड करना है तो 399 में ऑनलाइन। और हम लोग का एडीओ के लिए ही एक अभी भी बहुत ही अच्छी बुक, ये मार्केट में टॉप सेलिंग बुक है, किसी भी दुकानदार के पास जाइए और पूछे कि सबसे ज्यादा एडीओ के लिए कौन सी बुक बिक रही है, तो यही है। सर के द्वारा बनाई गई एक बुक है, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज का 1500 प्लस क्वेश्चन का संग्रह है और उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। आगे आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगर सुराज संगम स्कीम? नगर सुराज संगम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नगरीय निकायों को स्वच्छ बनाकर सुविधाओं का विस्तार करना। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है नगरीय निकायों को स्वच्छ बनाकर सुविधाओं का विस्तार करना। हुआ क्या है भैया? एक ना नगर सुराज संगम हुआ है। ये जो बेबीलोन होटल है ना रायपुर में, बेबीलोन होटल में, बेबीलोन इंटरनेशनल में, वहां पर आपका नगर सुराज संगम हुआ है 5 से 6 मई को हुआ है। अब हुआ क्या है यहां पर ना, ये ना एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। किसको ट्रेनिंग प्रोग्राम है? अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ ना, इसमें जितने लोग आपके इलेक्ट हुए हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप कैसे अपने शहर को और बेहतर बना सकते हो, क्या क्या और फैसिलिटीज अपने शहर पर ला सकते हो, उस फैसिलिटीज में कैसे कैसे आप नागरिकों के लिए चीजें और आसान कर सकते हो, वो सबको समझाने के लिए आपका क्या है, नगरी सुराज संगम है। ठीक है, अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अरुण साहू जी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने परिवारों को आवास दिए जाएंगे? हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ सरेंडर्ड नक्सलाइट्स एंड पीपल अफेक्टेड बाय नक्सल वायलेंस विल बी गिवन हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना? तो ये है 2500 परिवार। 2500 परिवार। हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सरेंडर्ड नक्सली है ना, ये नक्सली हिंसा से प्रभावित लोग हैं, बहुत सारे ऐसे थे जो ना आवास योजना की पात्रता के बाहर आ रहे थे, एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो हमारे सरकार ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह की कि आप इन सब जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, ये नक्सल प्रभावित लोग हैं, उनको भी आवास प्रोवाइड कराइए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बात मान गई और उनको आवास प्रोवाइड की। तो यही है, सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कीम का आपका पात्रता ही बदल दी हमारे गवर्नमेंट के कहने पर। तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 2500 परिवारों को आवास मिला है ना, 2500 परिवारों को इसके तहत आवास मिला है। ठीक है, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को पीएम आवास मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप रायपुर में रहते हैं या आप रायपुर में नहीं भी रहते हैं तो आप नालंदा लाइब्रेरी के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है, नालंदा लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छी पहल थी जहां बच्चों को के लिए लाइब्रेरी दी गई थी, वहाँ पे फ्री बुक मिलती है, वहाँ पे फ्री वाईफाई मिलती है। वहाँ नालंदा लाइब्रेरी के, मेरा घर लाइब्रेरी के पास ही है, मैं पता करने गया था एक बार ऐसे ही कि लाइब्रेरी में मैं नाम दर्ज करने गया कि कितना भैया, मैं जाके कल बैठ के देखता हूँ कैसा लाइब्रेरी। तो वो बोले कि आपका नाम 2 साल बाद आएगा। सोचिए इतना वेटिंग लिस्ट है नालंदा में। तो उसी के तहत अब नालंदा लाइब्रेरी 2 बनने वाली है। कहाँ बनने वाली है नालंदा लाइब्रेरी 2? वो रायपुर में ही बनने वाली है। ठीक है, जो नालंदा लाइब्रेरी 2 है, जहाँ पे नालंदा लाइब्रेरी 1 है ना, उसके सामने क्या है, उसके सामने आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है। आयुर्वेदिक कॉलेज के थोड़ा सा आगे जाएंगे एनआईटी रायपुर पड़ता है। एनआईटी रायपुर के थोड़ा सा आगे जाएंगे आपका क्या है, दीनदयाल उपाध्याय आपका वो है, साइंस कॉलेज है। साइंस कॉलेज के पास ही आपका नालंदा लाइब्रेरी 2 बनने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नालंदा का लाइब्रेरी 2। क्या क्वेश्चन है, नालंदा पार्ट 2 के नाम से किस जिले में लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा? तो कहाँ है? रायपुर में ही है, दूसरा पार्ट 2 बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द मोस्ट टू छत्तीसगढ़ मिनरल रेवेन्यू कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? वित्त वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व संग्रहण में किस जिले में सर्वाधिक योगदान दिया है? देखिए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसमें ना 2024-25 23-24 का डेटा दिया हुआ है, 23-24 का।
हमारा इकोनॉमिक सर्वे में। अब ना 24-25 का डेटा आ गया है, ये सबसे अपडेटेड डेटा है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो हमारी सरकार ना इंडस्ट्रीज पे बहुत फोकस कर रही है, मिनरल पर, इंडस्ट्री पर, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अब तो आपके पास और अपडेट डेटा आ गया है। इकोनॉमिक सर्वे में आपके पास मिनरल राजस्व का आपका 23-24 का डेटा दिया गया है कि 23-24 में मिनरल से छत्तीसगढ़ कितना कमाया, ठीक है, खनिज राजस्व कितना हुआ छत्तीसगढ़ का। लेकिन अब आपके पास 24-25 का भी डेटा आ गया है और ये भी आ गया है कि 24-25 में खनिज राजस्व में कौन सा जिला सबसे ज्यादा आपका राजस्व प्राप्ति हुई, किस जिले की। तो वो कौन सा जिला है भैया, कौन से जिले का योगदान सबसे ज्यादा है, वो है दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा है ना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है भैया, छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है। क्या है कीर्तिमान भैया, जो आपका 2024-25 है ना, उसमें छत्तीसगढ़ 14,195 करोड़ रुपए कमाया है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन से जिले का योगदान है, वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कमाया है 6,580 करोड़ रुपए का योगदान है। सेकंड नंबर पर किसका योगदान है, आपका कोरबा का है। थर्ड नंबर किसका योगदान है, आपका रायगढ़ का है। तो आपको शुरू का 3 का, पहले का तो सबसे ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा और उसका योगदान कितना याद करना होगा। सेकंड थर्ड का आप कितना योगदान है वो मत याद कीजिए, लेकिन फर्स्ट में किसका योगदान है, आपका दंतेवाड़ा का, सेकंड में कोरबा का, थर्ड में रायगढ़ का, शुरू का 3 आप जरूर याद करके जाइए, ठीक है, खनिज योगदान में। सेकंड चीज, एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देखिए इस साल खनिज राजस्व से छत्तीसगढ़ कमाया है 14,195 करोड़, 2023-24 में कमाया था 12,795 करोड़, तो कितना % वृद्धि हुई है ये पूछ सकता है। तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11% की वृद्धि हुई है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम फिर से बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। देखिए गवर्नमेंट आती है ना, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बार बार योजना का नाम बदलती है, ठीक है। आपका कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो उसका नाम अलग रख देगी, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो उसका नाम अलग रख देगी। कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो 95% नाम किसका, राजीव गांधी के नाम पे रखती हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रख देती हैं, ठीक है। तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ध्यान दीजिएगा कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो 90% जो स्कीम्स होगा वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे होगा, ठीक है ना। तो यही सेम चीज देखिए, पहले योजना का नाम क्या था, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। अब जो वो योजना है अब वो है दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना हो गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए भैया ये योजना का क्या काम करता है। योजना बॉयलर इंस्पेक्टर में 6 क्वेश्चन योजना से आया था, तो योजना को तो एकदम रट के जाइएगा योजना को, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये योजना का काम क्या है। कुछ छात्र प्रोत्साहन है भैया कुछ, ठीक है, इसी में आंसर लिखा हुआ है योजना के नाम पे ही, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्षीर पानी जलाशय राज्य के किस जिले में है। क्षीर पानी रिजर्वायर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। अब ये क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि यार ये तो छत्तीसगढ़ जीएस का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स में क्या कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस जलाशय में कुछ चेंजेस आए, कुछ डेवलपमेंट आया है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो गए थे कबीरधाम। अच्छा इसका आंसर ये है कि क्षीर पानी जलाशय कबीरधाम है, ठीक है, ये है कबीरधाम, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है हमारे मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के तहत कहाँ गए थे, कबीरधाम में गए थे, पंचायत दलदली में गए थे। अब वहाँ पे लोगों का जाके लोगों से बात करते हैं, है ना, उनकी परेशानी सुनते हैं, तो उनको पता चला कि भैया पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। आपको तो पता है कबीरधाम क्या है, एक वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पे रेन शेडो एरिया है, वहाँ पे पानी ऑलरेडी कम गिरता है, तो वहाँ पानी का बहुत किल्लत है भैया। तो उसी कारण कबीरधाम जिले में क्षीर पानी जलाशय से कुसुम घाट जल प्रदान योजना के तहत 123 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 66 ग्रामों को जल आपूर्ति होगी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ये जो 66 ग्राम थे इन लोग को पानी की बहुत किल्लत हो रही थी, इसीलिए क्या हुआ है कबीरधाम जिले में क्षीर पानी जलाशय से कुसुम घाट जल प्रदाय योजना के तहत 123 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए
ये सब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका मुख्यमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं सुशासन तिहार के तहत, वहां पे बहुत सारी चीज बना रहे हैं, यहाँ पे इतना करोड़ लगा दे रहे हैं, वहां पे उतना करोड़ लगा दे रहे हैं, तो उसको पढ़ पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ये अगर पढ़ेंगे ये सब चीज तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, इतना सारा चीज है ये सब, तो ये आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इससे करंट अफेयर्स क्या बन सकता है कि क्षीरबानी जैसे है कहां पे, ऐसा करंट अफेयर्स बन सकता है। ठीक है, चलिए अब बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर में स्थित भगवान शिव और हनुमान जी के प्राचीन मंदिर किस कला से निर्मित किए गए हैं और किस शैली से बने हैं? ठीक, किस कला बोल रहा हूं, किस काल से, किस काल से निर्मित, किस काल में निर्मित किए गए हैं, किस काल में निर्मित किए गए हैं और किस शैली के बने हैं। ठीक है, तो ये कौन से काल है? अब फिर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है जीके का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए विष्णु देसाई ये मंदिर में गए और पूजा किए, है ना। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 13वीं से 14वीं शताब्दी का मंदिर है ये मंदिर। ठीक है, कौन से काल का है? 13वीं से 14वीं शताब्दी का मंदिर है और नागर शैली का मंदिर है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भैया सहसपुर लोहारा में जो 13वीं से 14वीं शताब्दी का मंदिर है वह कौन सा मंदिर है? पहला प्रश्न है। या ये पूछ सकता है कि सहसपुर लोहारा में जो हनुमान और शिव का प्राचीन मंदिर है वह कौन से काल का है? ऐसा प्रश्न आया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। अगर आप प्रीवियस कोई भी एग्जाम उठाइए, सीजीपीएससी का एग्जाम उठाइए, सीजी व्यापम का एग्जाम उठाइए, एक क्वेश्चन मंदिर से आता ही है। ठीक है, कलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कुलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कर्णेश्वर मंदिर कहाँ पर है, सब क्वेश्चन उठा के कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, वो हर बागेश्वर मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, आपका सीजीपीएससी में का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये सब मंदिर से क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए मंदिर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और विष्णुदेव साय किसी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो उस मंदिर का ऊपर से इतना पुराना मंदिर है तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, ये मंदिर है कहाँ पे? सहसपुर लोहारा में। कौन सी काल का है? 13वीं से 14वीं शताब्दी का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है? शिव और हनुमान मंदिर है। कौन बनाया भैया ये मंदिर? कवर्धा के फणिक नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित। कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। ये सब आपको, मैं बोला ना, आपको एमसीक्यू करवाना तो एक बहाना है, मुझे ये सब चीज पढ़ाना रहता है क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू में मजा आता है, इसलिए एमसीक्यू लेके आता हूं मैं। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पोषण संगवारी कैंपेन बिंग रन? पोषण संगवारी अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो अगर आप इसको देख सकते हैं तो यहाँ पे है कोरिया जिला। कोरिया जिला में पोषण संगवारी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक नया योजना आ चुका है, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कौन सी योजना बताई गई है, ये बनाई गई होगा यार, ये क्या टाइपिंग है यहाँ पे, बनाई गई होगी। कौन सी योजना बनाई गई है ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए? कौन सी योजना है? ध्यान दीजिएगा, यह योजना ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन प्रदान करना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना है क्या? मुख्यमंत्री ग्रामीण रेलगाड़ी सुविधा योजना क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण कार सुविधा योजना? मुख्यमंत्री ग्रामीण साइकिल सुविधा योजना? तो साइकिल तो होगा नहीं भाई, साइकिल तो होगा नहीं, कार भी नहीं होगा, रेलगाड़ी तो ग्रामीण सुदूर में अभी रेलवे ट्रैक है ही नहीं छत्तीसगढ़ में, तो ये क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, इसके तहत क्या होगा कि जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पे बस नहीं भी जाता था, अब वहां तक बस जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि किसी इंसान को, किसी बुजुर्ग को किसी एक जगह में रुककर फिर 10-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, साइकिल में, पैदल में। अब उसी चीज को दूर करने के लिए जो आपका ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जो आपका जहां भी आपके गांव है वहां पर भी आप क्या चलेगी? बस चलेगी। ठीक है, तो वो योजना क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। इस योजना के तहत क्या है? ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान होगी। ठीक है ना। योजना का प्रारंभ, ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक चरण में सिर्फ बस्तर और सरगुजा में होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग थोड़ा सा पिछड़ा है आपका रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से। ठीक है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, इसीलिए ये योजना प्रारंभ कहां से हुई है? बस्तर और सरगुजा संभाग से, क्योंकि वहां पर अभी भी उतना अच्छा कंपैरेटिवली रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के जैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देने की क्या जरूरत है कि दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, थोड़ा सा दिमाग से दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दोनों पैरों से
चलने में असमर्थ व्यक्ति, एड्स पीड़ित व्यक्ति के परिचारक के साथ किराए में पूरी छूट मतलब क्या हो रहा है कि जो ये आपका दृष्टिहीन है, आपका बौद्धिक दिव्यांग है, 80 वर्ष, इन लोगों को क्या मिलेगा, किराए में पूरी छूट मिलेगी, और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधी छूट। ठीक है, तो ये भी ध्यान दे रही क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के क्या प्रावधान है, तो पहला यही पूछ दिया, कहाँ पे प्रारंभिक क्या बस्तर सरगुजा में होगा, क्यों कर रहा है ये पूछ दिया कि कहाँ कौन से ग्राम में, तो क्या सुदूर ग्रामों पर आपका सुरक्षित मतलब अच्छे से सुविधा पूर्वक बस, सस्ती बस प्रोवाइड करना, सस्ती से आपका परिवहन प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए नई रेलवे लाइन परियोजना की मंजूरी दी है? फॉर विच एरिया द रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ न्यू रेलवे लाइन 140 किलोमीटर प्रोजेक्ट। तो वो जो है वो है आपका राव घाट से आपका जगदलपुर, वो है राव घाट से जगदलपुर, मतलब राव घाट से जगदलपुर एक नया प्रोजेक्ट, रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनने वाला है 140 किलोमीटर दूर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूज में आई मंडीप खोल गुफा कहाँ है? वेयर इज मंडीप खोल केव विच वॉज रिसेंटली न्यूज। देखिए बहुत सारे जगह ये ना लिखा गया है राजनांदगांव, लेकिन राजनांदगांव और छुई खदान जब अलग हुआ तो ये जो गुफा है ना वह छुई खदान गंडई में हो गया है। ठीक है, ये जो गुफा है ना वह साल में एक बार खुलता है, इसलिए ये गुफा, और अंदर ना शिव मंदिर है इस गुफा में, तो ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला तो सीधे गुफा से ही प्रश्न पूछ सकता है कि मंडी खोल गुफा कहाँ है, तो ये कहाँ है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में, मेन खैरागढ़ में ये गुफा। और बहुत सारे अगर आप देखिएगा ना जगह तो ये राजनांदगांव लिखा रहता है, क्योंकि राजनांदगांव अब राजनांदगांव नहीं हुई है, अब ये कहाँ आ गया है, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई में आ गया है ये गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ बनाया जाएगा? वेयर इज द फर्स्ट टाइम अ ट्राइबल रिसर्च पार्क इज गोइंग टू बी बिल्ड? तो ये जो ट्राइबल रिसर्च पार्क है ना यह दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा, दंतेवाड़ा में आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा प्रशासन ना मिलकर ये ट्राइबल रिसर्च पार्क बना रहा है। ट्राइबल रिसर्च पार्क क्यों बना रहा है? क्योंकि जो वहाँ के जो ट्राइबल लोगों को है ना उन लोग में रोजगार क्रिएट करना है, उन लोग को बताना है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जो ट्राइबल वहाँ के युवा है आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना क्रिएट करना है कि आपके आसपास जो संसाधन है उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए ट्राइबल रिसर्च पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, दंतेवाड़ा में भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क बनने जा रहा है। किसके मदद से? ध्यान दीजिएगा, आईआईटी भिलाई की मदद से, आईआईटी भिलाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दंतेवाड़ा की जो समस्याएं हैं उसे कैसे हल कर सकते हैं और इससे जुड़े स्टार्टअप क्या हो सकता है उस पर काम होगा। ठीक है, मतलब दंतेवाड़ा में जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वह पार्क इसी पे फोकस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया? द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट सुरेंद्र बहादुर सिंह पास्ट अवे? तो वो शक्ति के राजा थे, शक्ति के। छत्तीसगढ़ में कितने प्रिंसली स्टेट थे? 14। छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं? 14। ठीक है, तो ऐसे आप एक साथ याद रखिएगा, नगर निगम भी अभी 14 है, प्रिंसली स्टेट में कितने थे? 14 थे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्थान पर NIELIT के लिए आधुनिक केंद्र स्थापना हेतु भूमि आवंटन किया है? देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैं आपको पहले भी बार बार बता रहा हूं कि जो हमारी सरकार है ना वो अलग अलग कंपनी को बोली कि आओ छत्तीसगढ़ में अपना आप बिल्डिंग खड़ा करो, अपना इंडस्ट्री खड़ा करो। तो NIELIT है, ये क्या है NIELIT? ये है N से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको फ्री में भूमि दे दी कि आइए आप अपना जो संस्था यहाँ पे स्टैब्लिश कीजिए। जब वो संस्था यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर करेगी। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार देगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ पर भैया? नया रायपुर में। कहाँ पर? नया रायपुर अटल नगर में आपको इसको NIELIT को क्या दी है? भूमि आवंटित की है।
फ्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 67 वर्षीय कमला देवी मंगतानी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड 67 वर्षीय कमला देवी मंगतानी विन इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट? 67 साल की हैं ये, आपका 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीती हैं। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीती, 1 सिल्वर, सॉरी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर ये जीती हैं ये। अब ये जो 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, ये पहली बात तो ये जो ये कमला देवी हैं ये कहाँ की है? जो कमला देवी हैं, कमला देवी मंगतानी, ये मनेंद्रगढ़ की है, पहला प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न, कितनी उम्र की हैं? 67 वर्ष की हैं। ये कहाँ पर, ये क्या जीती है? ये जो 3 गोल्ड जीती हैं, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, ये किस चीज़ में जीती हैं? ये जीती हैं उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। ये कहाँ पर हुआ था? ये जो हुआ था ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह हुआ था दुबई में। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह जो दुबई में हुआ है, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। वो मनेंद्रगढ़ की हैं, उनका नाम क्या है? आपका कमला देवी मंगतानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ निःशक्त वित्त विकास निगम का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया है? ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया है? देखिएगा कि हर बार सरकार आती है, मैं आपको पहले भी बताया कि सरकार अगर कोई योजना है, उस योजना का नाम सरकार को सही लग रहा है तो उस योजना का नाम सरकार चेंज कर देती है। ठीक है, तो इसका इसका नाम है छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं 1 से 10 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको करा दिया हूं। अब मैं नेक्स्ट सैटरडे को आऊंगा फिर से करंट अफेयर्स पढ़ाने छत्तीसगढ़ का। अच्छा, आप मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप कमेंट करके बताइएगा और जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर और आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।